ओके सो लाइक मेरे पास एमसीक्यूज तो नहीं होंगे आज क्योंकि मेरे दूसरे फोन में है, राइट, जिसको जो टूट चुका है. सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट द फाइनल टॉपिक ऑफ मेमोरी, दैट इज इम्प्रूविंग मेमोरी, कि हम अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें. वैसे हमने इस टॉपिक के बारे में पहले भी दो चीजें डिस्कस की थी कि हम कैसे अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करें. लाइक हमने इलैबोरेशन की बात की थी, हमने रेपिटेशन की बात की थी, हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, हमने कंटेक्स्ट की बात की थी, है ना. पर अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम लाइक इसको सारा कुछ खत्म ही कर लेंगे. ठीक है, टुडे वी गोना लाइक एंड द मेमोरी चैप्टर, और लाइक बाय मंडे देयर विल बी अ टेस्ट मंडे को. सो टुमारो यू कैन हैव अ रिवीजन, और मंडे को यू कैन गिव टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9, दैट इज लैंग्वेज एंड थॉट. ये भी छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये. सो स्टार्टिंग विद इम्प्रूविंग मेमोरी. इम्प्रूविंग मेमोरी हम बेसिकली हम इस यूनिट में ज्यादा फोकस करेंगे एक्सप्लिसिट मेमोरी के ऊपर, क्योंकि इम्प्लिसिट मेमोरी मैक्सिमम अनकॉन्शियस होती है. सो वी विल ट्राई टू see the techniques how to improve your explicit memory, right? So the first thing that comes here is that is chunking and memory span. हमने पहले भी मैजिक नंबर के बारे में डिस्कस की थी, जो कि जॉर्ज मिलर ने दिया था, दैट इज 7 + 2 और -2. तो वी नो व्हाट इज द चंकिंग प्रोसेस. चंकिंग प्रोसेस में हम दो चीजें कर पाते थे, दैट इज बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिवाइड करना छोटे छोटे सेक्शंस में और फिर उसको याद करना. दैट वाज द फर्स्ट टाइप. एंड सेकंड टाइप वाज कि कोई रैंडम इंफॉर्मेशन को हम फैमिलियर तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे, दैट इज आल्सो चंकिंग. ठीक है, तो हम दो चीजें करते थे चंकिंग में. एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट मेमोरी स्पैन, दैट व्हाट इज मेमोरी स्पैन. मेमोरी स्पैन इज लाइक you are able to recall information in a perfectly ordered manner. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन रिकॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये मेरा मेमोरी स्पैन है, राइट. मेमोरी स्पैन होता है रिलेटेड मैक्सिमम शॉर्ट टर्म मेमोरी से. ठीक है, सो हमारे को ये चीजें तो पहले से पता है, व्हाट इज चंकिंग एंड व्हाट इज मेमोरी स्पैन, बट वी रियली डोंट नो कि क्या हम 7 जो ये लिमिट लगाई है ना हमने ह्यूमन मेमोरी के ऊपर, 7 + 2 और 7 - 2, क्या हम इससे भी ज्यादा वर्ड्स को याद कर सकते हैं? 9 से ज्यादा वर्ड्स? यस, वी कैन लर्न. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं 14 डिजिट्स तक बोल सकता हूँ, 30 डिजिट्स तक बोल सकता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने कुछ लेटर्स लिख लेता हूँ या फिर वर्ड लिख लेता हूँ जो कि 9 से ज्यादा है. ठीक है, तो अगर तुम्हें इन वर्ड्स को याद करना है, अगर इन लेटर्स को अगर तुमने याद करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम इसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड करोगे, पहले 4 के, फिर 4 के, फिर 4 के. फॉर एग्जांपल 16 वर्ड्स है, 16 वर्ड्स को तुम 4 के चंक्स में डिवाइड कर रहे हो. ठीक है, और जितने ज्यादा चंक्स होंगे उतना ज्यादा तुम्हारी मेमोरी स्पैन इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है, इस चीज को ऐसे देखो, इस चीज को देखो कि बहुत सारा लाइक 16 डिजिट्स है तुम्हारे सामने. अब 16 डिजिट्स को तुम 4 के चंक्स में डिवाइड कर रहे हो. ठीक है, 4 × 4 16, राइट. तो एंड में जो होल बना ना इसका, जो तुम्हारी होल लर्निंग हुई,
ओके ओके, यू कैन गो, व्हाई नॉट, गो गो गो। जो इसमें एंड एंड में जो लर्निंग हुई ना, वो वो हुई पूरी 16 वर्ड्स की, जो कि 9 से ज्यादा है। ठीक है, 9 से ज्यादा वर्ड्स है 16, बट फिर भी वी आर एबल टू रिकॉल 16 वर्ड्स। हाउ हाउ वी डिड इट? बाय फॉर्मिंग चंक्स। हमने चंक्स बनाए इस चीज के, लाइक पहले हमने 4 के चंक्स बनाए, फिर और 4 पढ़ा, फिर और चार। ठीक है, सो हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज द मोर नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर 16 आइटम्स अवेलेबल थी, तो उतने ज्यादा मैंने चंक्स बनाए उसके। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 चंक्स बनाए, राइट। एंड जितने ज्यादा मैं चंक्स बनाऊंगा, और उतने ही मेरा मेमोरी स्पैन इंक्रीज करेगा, उतने ही मेरे मेमोरी स्पैन बेटर होगा। मतलब मैं 9 से ज्यादा लेटर्स याद कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव मोर चंक्स डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास 100 लेटर्स है, तो मैं 50 चंक्स बनाऊंगा, उसको दो दो लेटर्स में डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी मेमोरी स्पैन 100 तक चले जाएगी। ठीक है, लेकिन इतना तो मुश्किल हो जाएगा, पर फिर भी लाइक यू कैन से 32 वर्ड्स है, तो मैं उसको 16-16 के चंक्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है, इट्स लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक दैट, इट डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी स्पैन, तुम कितने चंक्स में डिवाइड करना चाहते हो। बहुत ज्यादा, तो क्या कर रहे हैं हम, इसका क्रक्स क्या है पूरा, इस पूरे यूनिट का क्रक्स ये है कि जितने ज्यादा लेटर्स तुम्हारे सामने, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने, तुम उसको चंक्स में डिवाइड करते हो, और वो चंक्स तुम्हारी मेमोरी स्पैन में जाती है और उसको एक्सपैंड करती है। ठीक है, मतलब तुम 9 वर्ड से ज्यादा याद कर सकते हो। दैट वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, दिस, ओके, देयर इज अ पर्सन, ओके, हाँ, साइको, यहाँ पर है, आई एम ऑन पेज नंबर 294। Psychologists have studied an individual who discovered such a general purpose recoding system and used it to increase his memory span for from 7 to almost 80 random digits. तो इसने अपनी मेमोरी स्पैन इंक्रीज की 7 to 80 वर्ड्स। कैसे? दिस पर्सन रेफर्ड टू एज एसएफ, एसएफ का नाम, had average memory abilities and average intelligence from a college student. ठीक है, इसकी एवरेज इंटेलिजेंस है और एवरेज मेमोरी कैपेसिटी है, राइट। ओके, फॉर अ ईयर एंड अ हाफ ही engaged in memory span task for about 3 to 5 hours per week. ओके, ये मेमोरी स्पैन का टास्क करता था for a long time. During this extensive practice, SF, good long distance runner, devised the strategy of recoding sets of 4 into running times. ठीक है, तो मतलब इसने, जैसे वो रनिंग करता था ना, तो अपनी टाइम को रिकॉर्ड करता था एज इन चंक्स। ठीक है, लाइक ये इस, अगर ये फिनिश हुआ है 3 मिनट 49 सेकेंड्स में, तो ही वुड ट्राई टू लाइक अपने दिमाग में चंक्स बना के रखता था इन डिजिट्स का, कि ये कब फिनिश हुआ है रनिंग करने के बाद, राइट। सो दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। तो ऐसे ये नियरली इसने रिमेम्बर कर लिए 80 चंक्स, 80 डिजिट्स लर्न कर दिए इसने, जो कि इसने डिवाइड किए थे चंक्स में। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि तुम सिर्फ, जो हमारी मेमोरी है वो सिर्फ 7, 9 और 5 में ही लिमिटेड नहीं है। अगर तुम चंक्स में डिवाइड कर सकते हो अपनी मेमोरी, देन यू कैन इंक्रीज योर मेमोरी मोर देन 9 वर्ड्स, राइट। सो if we conclude this paragraph, we understood that more the number of items available, the more you divide into chunks, then better will be your memory span. This was the final closing sentence of this paragraph. So next
I'm gonna talk about, that is imagery and encoding. So imagery, like we have already studied earlier about how to add meaningful connections between unrelated things. For example, I have given an example of a periodic table. Periodic table में जो items है उनके अंदर meaning होता है, पर जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है उनके आपस में कनेक्शन नहीं होता, तो हम एक फेक कनेक्शन बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल कनेक्शन बनाते हैं. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट बिफोर. और कैसे करते हैं हम ये? बाय इलैबोरेशन. ठीक है, तो इसको, जो ये इंप्रूविंग मेमोरी, जो भी ये पूरी यूनिट है ना, इसको निमोनिक सिस्टम भी बोल सकते हो तुम. निमोनिक सिस्टम, वाई? बिकॉज निमोनिक सिस्टम होता है अ वे टू इंप्रूव योर मेमोरी, अ सिस्टम टू इंक्रीज योर मेमोरी. ठीक है, इसमें एक मेथड होता है, दैट इज मेथड ऑफ लोकाई. मेथड ऑफ लोकाई में क्या होता है, तुम अनरिलेटेड चीजों को फैमिलियर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो. जो कि अनरिलेटेड चीजें होती है ना, फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हें नहीं पता है, जो अनफेमिलियर है, वो उन चीजों को तुम फैमिलियर जगहों पे ऑर्गेनाइज करते हो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल तुमने, लाइक इफ आई से, दिस मेथड वर्क्स स्पेशली वेल विद एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सच एज अनरिलेटेड वर्ड्स. ठीक है, अगर तुमने किसी भी चीज की एक ऑर्डरली सीक्वेंस बनानी है, सो मेथड ऑफ लोकाई वर्क्स देयर. फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ मैथ की इक्वेशन लर्न कर रहे हो, फॉर्मूला लर्न कर रहे हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं. ठीक है, तो यू कुड से, तो तुम उन अनफेमिलियर वर्ड्स को एक फेमिलियर प्लेस में रखोगे इन योर इमेजिनेशन. फॉर एग्जाम्पल तुम रख सकते हो एक फॉर्मूला को फ्रिज के अंदर, एक फॉर्मूला को तुम रख सकते हो शेल्फ के ऊपर. ठीक है, तो इसमें तुम क्या कर रहे हो, तुम अनफेमिलियर वर्ड्स को फेमिलियर करने की कोशिश कर रहे हो बाय प्लेसिंग देम ऑन सच प्लेसेस. राइट, दिस इज नोन एज mnemonic system or method of loci, by binding unrelated words with familiar places. जो तुम्हें पता नहीं है, तुम ये क्यों यूज करते, ताकि हम मीनिंगफुल कनेक्शन ऐड कर सके दो अनरिलेटेड चीजों के बीच में. सो देयर इज ऑल्सो वन अदर थिंग. हमने पहले इलैबोरेशन की बात भी की थी, लाइक इलैबोरेशन से भी हम ऐड कर सकते हैं मीनिंगफुल कनेक्शंस, बट ऑल्सो विद मेथड ऑफ लोकाई. मेथड ऑफ लोकाई में दो अनरिलेटेड चीजें होती है जिसको हम बाइंड करते हैं बाय फैमिलियर वर्ड्स. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अनफैमिलियर वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस है या फिर कुछ वर्ड है जो कि तुम्हें बहुत न्यू लगा, तुम उसको बाइंड करना चाहते हो, तुम कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल कोई, तुम वही वर्ड को एक फैमिलियर जगह पे सोचोगे. इट कुड बी लाइक अ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अ किचन, और फॉर एग्जाम्पल बेडरूम और ड्राइंग रूम. ताकि तुम, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अनफेमिलियर वर्ड्स को फैमिलियर में फैमिलैरिटी ला रहे हैं ताकि हम उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल सके. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज मेथड ऑफ लोकाई, बाइंडिंग अनफैमिलियर थिंग्स विद द फैमिलियर प्लेसेस. यहाँ पर एग्जाम्पल है फिगर 8.15 में. द मेथड ऑफ लोकाई एड्स बाय असिस्टिंग आइटम्स. Here enters
entries of a shopping list with an orderly sequence of places. और ये orderly sequence में होता है. ये orderly sequence में unfamiliar words को place करता है in familiar places. It is in order, right? अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा रिट्रीवल प्रोसेस काफी इजी हो जाता है. एंड सेकेंड वन इज इमेजरी. इमेजरी simply means that it helps to aid meaningful connections between things. जैसे elaboration help करता था ना meaningful connection बनाने में, वैसे imagery use होता है. For example, there is a word, you could say umbrella, right? So umbrella एक word है. अगर ये कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको ये वर्ड दिखाना और उसने ये पहली बार ये वर्ड सुना है अम्ब्रेला, तो उसको तुम ऐसे सिखा सकते हो, अम्ब्रेला. ठीक है, तो ये ही कुड इमेजिन व्हाट इज अ बेल, और फिर वो बेल से एसोसिएट करेगा अम्ब्रेला को, अम्ब्रेला. ठीक है, ही कुड एसोसिएट लाइक एक बेल के नीचे अम्ब्रेला और समथिंग लाइक दैट, राइट? मीनिंगफुल कनेक्शन अटैच कर रहा है वो दो अनफेमिलियर चीजों के बीच में. ठीक है, सो दिस इज इमेजरी, अ वे to add meaningful connections between unrelated things, just like elaboration. Okay, elaboration में हम क्या करते थे? In elaboration, there is a collective rehearsals. Collectively rehearsal होते थे वहां पर. एक स्टोरी मोड बनती थी तुम्हारे unfamiliar words, right? So these two systems are important. First one I have talked about mnemonic systems and method of loci. Mnemonic system तो वही है जो मैंने बताया, improve, like it aids memory. And second one is method of loci, that binds unfamiliar words with familiar situations in an orderly fashion. And imagery I talked about. In imagery, we add meaningful connection between two unrelated things, or we try to associate them. जैसे umbrella, you would learn umbrella की spelling like umbrella. You could imagine like a bell under a umbrella, something like that. ठीक है, and then we come to elaboration and encoding, right? We have seen that more we elaborate items, the more we can recall them or recognize them. This phenomena arises because the more connections we establish between items, the larger number of retrieval possibilities. We have already talked about it before. तो इसमें भी वही चीज है बताई गई कि जितनी ज्यादा तुम इलाबोरेट करोगे चीजों को, उतनी ज्यादा रिट्रीवल प्रोसेस होगी तुम्हारी, उतना तुम रिकॉल कर पाओगे चीजें, और जितना तुम रिकॉल कर पाते हो चीजें, उतनी तुम्हारी मेमोरी अच्छी होगी, राइट? सो elaboration, you could say, is a repetition, is a collective repetition that helps to add meaningful connections. More connections, so you could say more the elaborations, more will be the recall, and more better will be the memory. ठीक है, जितनी तुम इलेबोरेट कर पाते हो ना चीजों को रेपिटेशन से, उतनी ज्यादा तुम रिट्रीवल कर पाओगे वो चीजें, रिकॉल होगी वो चीजें, और जितनी अच्छा रिकॉल हो तो इतनी अच्छी मेमोरी, है ना? जैसे कि यहाँ पर है, टू इलस्ट्रेट, सपोज यू रीड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट एपिडेमिक इन पेरिस, दैट
हेल्थ ऑफिसर्स आर ट्राइंग टू कंटेन। ठीक है, कि एपिडेमिक हुआ था पेरिस में, बीमारी हो गई थी। तो यू कुड आस्क योर सेल्फ कि ये बीमारी इंसान से हुई है या जानवर से हुई है या फिर वाटर सप्लाई की वजह से हुई है, राइट? टू कंटेन एपिडेमिक, will officers go so far to stop outsider from visiting Paris? How long is the epidemic likely to last? Questions about the causes and consequences of an event are especially effective because each question sets a meaningful connections or a retrieval path. जितने तुम क्वेश्चन करोगे ना अपने पैराग्राफ को या फिर जो भी तुम ये रीड कर रहे हो, उतने ज्यादा रिट्रीवल पाथ अनलॉक होंगे तुम्हारे ब्रेन में. द मोर विल बी द रिट्रीवल paths, the more will be the chances of increasing yourself or improving your memory, right? So this was it for elaboration. Elaboration means simply that you collect your processes, it is a collective process of repetition. So the more will be the elaboration, the better will be the retrieval, so the better will be the memory. Then then comes the next concept of context and retrieval, right? Since we have already talked about what is context. Context means, for example, you want to recall about your friends from class 4th. So instead of just trying to remember them, you would go to class 4th yourself in your school, and then you could remember better because there is a physical cue there. Okay, this is context. That class 4th you are inside now is a context, is an outside context in particular that you can, with that you can help your retrieval process. With that you can recall better how many friends you had when you were in class 4. So instead of recalling, if you yourself would go to your class 4th, you would able to see how much friends you have. You could recall better. Then you are in a position where the exact thing happened, right? And the second one is, this is a kind of a outside retrieval, outside context. There is an inside context too. Inside context means, for example, if a drunk person recalls better when he's drunk and not like sober, so scientists will try to make him drunk so that he will be able to recall better. So he will be able to recall better. It could be any other thing. For example, if a person recalls better when he's silent. So silent here is a context. So next time if he wants to be better at recalling better, he will be silent. Okay? This is an inside context because silence and drunkenness is a self-regulating thing that is happening inside your body. Alright, so was all about context. Context simply means that you are able to go in a particular situation. If you were provided context, a hint, a visual cue about a particular thing, the better will be your recalling speed and your recognition process. Next thing is organization. That is I have already talked about it before कि अगर तुम्हें कोई भी चीज पढ़नी है या याद करनी है, उसको जितना ऑर्गेनाइज कर सको उतना बढ़िया है. उससे रिट्रीवल स्पीड बढ़ जाती है जितना तुम ऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे.
जैसे ये इसकी तरह ही है, इलैबोरेशन की तरह। जितनी तुम इलैबोरेशन करोगे उतनी ज्यादा रिट्रीवल पार्ट बनता है एंड उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, इंप्रूव हो जाती है मेमोरी। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे को 15 वर्ड्स दिए, इंस्टेड ऑफ उन 15 वर्ड्स को तुम रैंडमली रिकॉल करो, इससे अच्छा तुम उसको सीक्वेंस में रिकॉल करो। फिर वो 15 के 15 वर्ड्स यू कैन रिकॉल इट विदाउट मच एफर्ट, राइट? दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स। एंड द लास्ट टॉपिक वाज practicing retrieval. Practicing retrieval means instead of just repeating and repeating and repeating whatever you are reading, try to question it and try to recall it by your brain. Instead of just seeing in your book whatever you are reading, try to recall the things whatever you are reading or question them. If you do such things, the retrieval pathways will become much stronger than ever before. So in this chapter we have studied a lot of things, but today we studied about mnemonics. Mnemonics means ways to improve memory. We have talked about chunking. For example, a lot of information is presented in front of you, so you will divide it into so many chunks, right? So that if you divide it into chunks, the better will be it will try to increase your memory span more than just 9 words, right? First thing we have talked about this. Second, we talked about imagery and method of loci. Method of loci means to relating or binding unrelated things with familiar places, right? Then we talked about imagery. For example, to bind connection between unrelated things, like we used to do with elaboration by using elaboration.